हेलो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन आपके सिर पर आ रहा है और इसलिए आपको तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। तो हम लोग आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो शिक्षण अधिगम सिद्धांत से आएगा, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल से मिलेगा। और ये जो पेपर है ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा पेपर है, तो इसमें थोड़ा फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से 10 क्वेश्चंस है जो आपको करना है। थोड़ा समझते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को जो है इजी हो जाए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है और किस तरह से ये पूछा जा सकता है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यूपी डीएलएड की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं एंड साथ साथ नोट्स आप लोगों को जो है हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप पर मिलेगा और मटेरियल हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी ऐप उसको भी आप जो है विजिट कर लीजिए ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिले। जो हमारा लाइव क्लास होगा वो फ्री रहेगा और उसमें हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि यूपी डीएलएड में आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आ सको। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये पेपर इस तरह का है कि थ्योरी इसमें ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस पेपर से भागते भी हैं, डरते भी हैं और उनको लगता है इसमें पास होना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं बोलूंगी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये सारे थ्योरीज को समझना जरूरी है, तभी जाकर के आप टीचर भी बनोगे। आप लोगों को अगर टीचर बनना है तो ये टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से 10 क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षण यानी कि टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग, यानी शिक्षण क्या है उसको परिभाषित करने, उसका डेफिनेशन 100% आपको पता होना चाहिए। टीचिंग क्या होता है भाई? तो टीचिंग का है कि जो लर्निंग यानी अधिगम हम बच्चों को करवा रहे हैं वो सक्सेसफुल होना चाहिए। टीचिंग यानी शिक्षण का अपना ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है अधिगम यानी कि लर्निंग पे डिपेंड करती है। लर्निंग सक्सेसफुल हो, लर्निंग सही तरीके से हो, लर्निंग अधिगम यानी सीखना, यानी कि बच्चे जो चीजें सीख रहे हैं वो सही तरीके से होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो मिलना चाहिए। तो टीचिंग का डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। संप्रेषण का मतलब हो जाता है कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन से 2 तरीके होते हैं। देखो इफेक्टिव का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी बातें मुझे समझ में आनी चाहिए, राइट। मतलब हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसके 2 तरीके आपको करना है, होगा तो ऐसे 10 तरीके हैं इसके, लेकिन 2 आपको अच्छी तरीके से समझ करके करना है। नेक्स्ट हो जाता है किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। टीचिंग प्रिंसिपल। देखो टीचिंग प्रिंसिपल को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होगा। टीचिंग क्या है, टीचिंग के सिद्धांत क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। चाहे आपको शॉर्ट में पूछे, लघु उत्तरीय में पूछे या फिर वेरी शॉर्ट में पूछे, अति लघु उत्तरीय में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। तो प्लीज टीचिंग प्रिंसिपल को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारा लाइव क्लास होगा तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ। शिक्षण सूत्र जिसको कि हम टीचिंग मैक्सिम कहते हैं, ये देखो शिक्षण सूत्र, अभी हर चीज को पढ़ाने का एक फॉर्मूला तो होता ही है, तो टीचिंग को भी करने का फॉर्मूला है। तो इसके क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, इसके पहले मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन का सेट दिया था इस पेपर में, उसमें मैंने आपको शिक्षण सूत्र पूछा था कि भाई शिक्षण सूत्र क्या होता है, ये पता होना जरूरी है। तो टीचिंग मैक्सिम से एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो अब लाभ क्या होगा, मानो कि मैं अगर कोई भी फॉर्मूला यूज कर रही हूं किसी भी चीज में, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा काम इजी हो जाता है। तो हमारा टीचिंग जो है वो इजी हो जाता है, पहला तो ये आसान बना देता है। दूसरा होता है कि शिक्षण सूत्र यूज करने से, टीचिंग मैक्सिम यूज करने से लर्निंग बेहतर होती है, बच्चे सीखते अच्छे तरीके से है। तो ये 2 लाभ तो इजीली आप लिख सकते हो और इसमें है तो बहुत सारे। अब अगर आप सोचोगे इसमें मैं कॉन्सेप्ट वाइज जब बताऊंगी तो आप लोग खुद से इसका आंसर लिख लोगे, किसी बुक के सहारे की लेने की भी जरूरत नहीं होगी।
शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, यानी टीचिंग अब तो वैसा टीचिंग नहीं रह गया है ना कि स्कूल में जाओ, क्लास में जाओ और बोलो बच्चों को चलो चलो आज क्या है, आज ये पेपर है, निकालो और ओपन करो ये बुक और चलो ये चैप्टर हम कर लेते हैं। ऐसा तो अब नहीं रह गया है। अब क्या है, टीचिंग को यानी शिक्षण करने से पहले हमें हमारा जो 3 स्टेज होता है टीचिंग का होता है ना, शिक्षण की अवस्थाएं कितनी है? 3 है। पहला क्या है? प्री एक्टिव स्टेज है, जिसको हम नियोजन अवस्था कहते हैं, जिसको हम नियोजन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, बच्चों को कैसे समझाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज होना है। तो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्लानिंग से आप क्या समझते हो, तो ये प्लानिंग का मतलब, नियोजन का मतलब होता है कि जो चीज हमें क्लासरूम में जाके करना है, कक्षा में करना है, उसको पहले से हम तैयार कर ले, प्लान करें, एक पूरी अच्छी तरीके से रणनीति बना ले कि हाँ किस तरह से जो है हमें ये करना है। इसे ही हम नियोजन यानी शिक्षण नियोजन सिद्धांत कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है समूह चर्चा विधि के लाभ लिखें। समूह चर्चा विधि का मतलब आप जानते हो, ग्रुप डिस्कशन मेथड। अब आप खुद सोचो ना, इसमें बुक की क्या जरूरत है? ग्रुप डिस्कशन मेथड का क्या बेनिफिट होगा? अगर मैं आप ही लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग को एक टॉपिक दे दूं कि भाई चलिए ठीक है आज हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छा है या बुरा है बच्चों के लिए, इस पे ही डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो ये बताओ इससे लाभ होगा या नुकसान होगा? तो डेफिनेटली लाभ होगा। इससे क्या होता है कि हम उसके डिटेल में, उस टॉपिक के डिटेल में जा पाएंगे, हर कोई अपना सुझाव दे पाएगा, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, जिससे कि बच्चे को जो है उसमें सोच पाएंगे, उनमें थिंकिंग, उनकी जो चिंतन शक्ति होती है वो डेवलप होती है। तो चिंतन शक्ति यानी टीचिंग एबिलिटी जो है उनकी वो डेवलप होगी, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। तो ये सारे लाभ है, बहुत सारे लाभ है वैसे तो ग्रुप डिस्कशन के, तो 2-3 आपको इसमें से लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट हो जाता है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है। मैंने पिछले वाले पेपर, जब पिछला बार इस पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था तो भी मैंने इस क्वेश्चन को बोला था, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन, जो आप लोगों का ये शिक्षण का मतलब हो जाता है टीचिंग और प्रशिक्षण का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग। तो टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको बताना है। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, आज आप लोगों को जो पढ़ाई कर रहे हो ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, डीएलएड की ट्रेनिंग आप लोगों की एक ट्रेनिंग है, डीएलएड कोर्स ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें आपको टीचर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी भाई टीचिंग जो है थियोरटिकल पार्ट रिलेट करता है, प्रैक्टिकल थियोरटिकल दोनों है। ट्रेनिंग पूरी तरीके से प्रैक्टिकल, इसमें आपको सभी चीजें प्रैक्टिकल करके देखनी पड़ती है, जो भी चीजें आप सीख रहे हो। तो दोनों बहुत अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों का मीनिंग आपको कर देना है, अंतर खत्म हो जाएगा। देखो अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन लिखने नहीं आ रहा है तो दोनों का डेफिनेशन भी लिख दोगे ना तो वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा में मानचित्र चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल है कि हम टीचिंग जब पढ़ाते हैं तो हम मैप यूज करते हैं, सोशल साइंस में तो बिल्कुल यूज करते हैं, और किसी तरीके का सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो उसमें चार्ट यूज करते हैं। तो इसका जो है उपयोगिता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम? बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को जो है आसान भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि अब वही चार्ट में यहाँ पे यूज कर लूँ, मैप यूज कर लूँ तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मुंबई के बगल में क्या है, महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात कहाँ है, यूपी कहाँ है, कितने दूर में है, किसके बगल में क्या है, ये सारी चीजें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए मैप और चार्ट जो है यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे सुनने से ज्यादा, सभी को पता है कि सुनने से ज्यादा जो देख करके हम पढ़ते हैं, विजुअल जो टीचिंग होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसीलिए मानचित्र डेफिनेटली बहुत यूजफुल है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाए। पूरा जो माइक्रो टीचिंग का सर्कल है ना वो आपको यहाँ पे लिख देना है। माइक्रो टीचिंग के सर्कल में क्या क्या है, तो माइक्रो टीचिंग के सर्कल में लेसन प्लान पहले बनाया जाता है, फिर आपको टीचिंग की जाती है, और पूरा माइक्रो टीचिंग का जो सर्कल है 36 मिनट्स का होता है। तो इस 36 मिनट्स को आप अच्छे से एलोबरेट कर दोगे और आपका खत्म हो गया, और इसमें आप सर्कल भी बना दोगे। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है उपचारात्मक शिक्षण को समझाए। उपचारात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि ऐसी टीचिंग जिसमें कि बच्चों को जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में या जिस पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है उसी को उसमें दूर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मानते हैं कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 2-3 बच्चे को जो है मैथ्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को जब ये पता चला कि इन बच्चों के बेसिक में प्रॉब्लम है, मतलब इनको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, डिवीजन नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों को 2-3 बच्चों को जो है टीचर रेमेडियल क्लास में भेजेंगे, रेमेडियल टीचिंग में भेजेंगे। और उस रेमेडियल टीचिंग में बच्चे कम होते हैं और पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चों के प्रॉब्लम्स पर काम की जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को ही जो है दूर किया जाता है, तो वो रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हुए 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है ये 10 क्वेश्चन तो कर ही लेना, इसके साथ साथ में जब जब जो क्वेश्चंस आपको बताते चलूंगी, देखते चलना। इसी में से कोई क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, कोई शॉर्ट में आएगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी और दूसरे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।